राजस्थान में एक ज़िला है श्रीगंगानगर, आप सबने नाम ज़रूर सुना होगा। ये राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर का एरिया कहा जाता है और इसी श्रीगंगानगर में एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है घड़साना। इस घड़साना कस्बे के एक गांव से 13 जनवरी 2026 को, यानी पिछले महीने की यह बात है, एक 32 साल का शख्स जिसका नाम भजन लाल है, वो बहुत रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। घर से वो बाजार जाने की बात कहकर निकलता है लेकिन घर नहीं लौटता। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, मोबाइल पर फ़ोन करते हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ आता है और इस तरह से भजन लाल बिल्कुल लापता हो जाता है। घर वाले 2 दिनों तक, बल्कि 3 दिनों तक उसे ढूंढते रहते हैं, जगह जगह नाते रिश्तेदारों में, बाज़ार में, जिन लोगों से आखिरी बार उसकी बातचीत हुई थी उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन भजन लाल का कुछ भी पता नहीं चलता। और 3 दिन गुजरने के बाद आखिरकार 16 जनवरी को भजन लाल के पिता, जिनका नाम कृष्ण लाल है, वो नई मंडी पुलिस स्टेशन में घड़साने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, रिपोर्ट दर्ज करती है और दर्ज करने के बाद इस मामले की छानबीन शुरू कर देती है। चूंकि एक बालिग शख्स की गुमशुदगी का मामला था तो आमतौर पर ऐसे मामलों को गुमशुदगी में ही दर्ज किया जाता है। किडनैपिंग जैसी चीज़ एट फर्स्ट जो है वो लिखी नहीं जाती, क्योंकि आमतौर पर अगर छोटे बच्चे गायब होते हैं तो अपहरण का मामला बाय डिफ़ॉल्ट दर्ज किया जाता है। लेकिन यहाँ एक बालिग शख्स गायब हुआ था, तो नाबालिग होता तो बात और होती, बालिग चूंकि गायब हुआ था तो गुमशुदगी का केस दर्ज हुआ। अब भजनलाल की गुमशुदगी की जानकारी श्रीगंगानगर की पुलिस आसपास के ज़िलों में, चाहे वो हरियाणा हो या फिर राजस्थान के दूसरे ज़िले हों, उन जगहों पर पुलिस फ्लैश करती है और जो भी भजनलाल की तस्वीर है वो भी शेयर की जाती है। और अलग अलग ज़िलों से ये कहा जाता है कि अगर उनको ऐसा कोई आदमी कहीं पर नज़र आए तो उसके बारे में श्रीगंगानगर पुलिस को सूचना दी जाए। इसके बाद जांच चलती रहती है और पुलिस भी इंतज़ार करती रहती है। कई रोज़ गुजर जाते हैं और जनवरी महीने की आखिरी तारीख को घड़साने की पुलिस को एक बात पता चलती है। पुलिस को पता चलता है कि श्रीगंगानगर से होकर बहने वाली एक नहर, जिसे इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, उस नहर में एक मोटर बाइक पानी के अंदर पड़ी हुई है और जिस जगह पर ये मोटर बाइक पड़ी हुई थी उस जगह में नहर का जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उसको जिस तरह से चिन्हित किया जाता है, उसको 465 हेड कहते हैं। यानी नहर में 465 हेड वाली लोकेशन पर एक बाइक के पड़ी होने की खबर पुलिस को मिलती है। पुलिस इस बाइक को नहर से रिट्रीव करती है, बाहर निकालती है, बाइक का नंबर चेक किया जाता है। इत्तेफाक से ये नंबर वही है जो भजनलाल के बाइक की है, यानी ये बाइक भजनलाल की है। पुलिस के लोग इसके बारे में घड़साना के गांव में रहने वाले भजनलाल के घर वालों को, खासकर उसके पिता को सूचित करते हैं और बताते हैं कि आपका बेटा तो हमें नहीं मिला है, लेकिन आपके बेटे की मोटरसाइकिल हमें नहर में ज़रूर मिली है और ये रही मोटरसाइकिल, हमने उसको रिकवर कर लिया है। ये सुनकर भजनलाल के पिता और घर के तमाम लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नहर में मोटरसाइकिल का मिलना इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद भजनलाल भी कहीं नहर में डूब गया, चाहे वो एक्सीडेंटली हो या किसी ने डुबा दिया हो, लेकिन नहर में डूबने की आशंका जो है वो बढ़ गई। इसके बाद घर वालों ने उस नहर को ट्रैक करने का फैसला किया। मतलब श्रीगंगानगर से आगे नहर राजस्थान में जिस दिशा की तरफ भी बढ़ती है, घर वालों ने तय किया कि वो उस नहर में आगे की तरफ बढ़कर लोगों से पूछताछ करते हुए चलेंगे कि कहीं किसी आदमी को जिंदा या मुर्दा उस नहर के आसपास लोगों ने देखा या नहीं। भजनलाल के बारे में मैं आपको बताऊं, ये कारपेंटर का काम करता है और इसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, घर में पत्नी है। तो पूरे परिवार में काफ़ी दुख का माहौल है, क्योंकि भजनलाल के गायब होने के बाद जो उसके बुजुर्ग हैं माता पिता, वो तो खैर परेशान हैं ही, बीवी बच्चे भी काफ़ी परेशान हैं। और जिस तरह से ये गुमशुदगी हुई है वो इंडिकेट कर रही है कि कोई हादसा है, हो सकता है भजनलाल किसी हादसे का शिकार हो गया हो, क्योंकि नहर में बाइक मिलती है। तो घर के लोग बहुत भरे मन से, घबराए हुए भजनलाल को तलाश करने का फैसला करते हैं और नहर के किनारे किनारे अपनी तरफ से वो ढूंढते भी हैं कि कहीं भजनलाल के बारे में कोई सुराग, कोई जानकारी मिले। कई दिनों का वक्त और गुजर जाता है और 2 फरवरी को राजस्थान के फलौदी ज़िले में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है नोखा। वहाँ नहर से नोखा की पुलिस एक डेड बॉडी रिकवर करती है। ये लाश जो है काफ़ी सड़ी गली अवस्था में थी और देखकर उस शख्स को, उस आदमी को पहचान पाना बड़ा मुश्किल था। लेकिन चूंकि भजनलाल की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही फ्लैश हो चुकी थी और अलग अलग ज़िलों की पुलिस इस रिपोर्ट से वाकिफ़ थी, तो जो फलौदी ज़िले की पुलिस है, खासकर नोखा पुलिस स्टेशन की पुलिस, वो इसके बारे में श्रीगंगानगर की घड़साना पुलिस को इन्फॉर्म करती है और बताती है कि हमारे थाने की हद में नहर से एक आदमी की लाश मिली है, तो आपके इलाके से एक शख्स गुम हुआ था, एक बार उसके घर वालों को बताया जाए।
इस पर जो घड़साना की पुलिस है वो भजनलाल जो गायब है उसके पिता कृष्णलाल को कांटेक्ट करती है और कृष्णलाल अपने बेटे की लाश पहचानने के इरादे से नोखा पहुंचते हैं फलौदी ज़िले में। नोखा पहुंचने के बाद उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगता है। ये लाश वाकई उनके बेटे भजनलाल की ही है। लाश की हालत ऐसी है कि उसे देखकर पहचान पाना मुश्किल है, लेकिन चूंकि एक पिता है वो अपने बेटे की लाश तो पहचान ही लेता, चाहे कितनी भी खराब हालत क्यों ना होती। तो कृष्णलाल भजनलाल की लाश को देखकर पहचानने में कामयाब हो जाता है। अब भजनलाल का जो शव बरामद किया गया था उसे पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। ऊपरी तौर पर जब पुलिस लाश का मुआयना करती है तो कुछ खास चीज़ों पर पुलिस का ध्यान जाता है और इसमें एक चीज़ तो यही है कि भजनलाल के गले में एक रस्सी बंधी हुई थी और इसके अलावा सिर पर किसी भारी वस्तु से चोट मारे जाने के निशान मौजूद थे, जिससे लगता था कि शायद गला घोंटकर और सिर पर वार करके उसकी हत्या की गई है। जिस तरह से नहर में मोटरसाइकिल मिली और उसके बाद लाश बरामद हुई वो क्लियर कट मर्डर का केस लग रहा था और इसीलिए नोखा की जो पुलिस है वो इस सिलसिले में कत्ल का एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन चूंकि प्लेस ऑफ ऑकरेंस यानी घटनाक्रम की शुरुआत जो है वो नोखा से नहीं बल्कि घड़साना से हुई थी, श्री गंगानगर से, तो नोखा की पुलिस इस सिलसिले में 0 एफआईआर दर्ज करती है और इस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है श्री गंगानगर के घड़साना थाने में। अब घड़साना थाने की पुलिस जो है इस मामले की नए सिरे से जांच शुरू करती है। एसएचओ जो हैं घड़साना थाने के, उनकी अगुवाई में एक टीम बनाई जाती है। देवीलाल सहारन एसएचओ साहब का नाम है और ये टीम छानबीन शुरू करती है, पता करने की कोशिश करती है कि आखिर भजनलाल की ऐसी दुश्मनी किससे थी कि किसी ने उसकी जान ही ले ली। वो क्या काम करता था, किसके साथ उठता बैठता था, क्या परिवार में कोई उथल पुथल, कोई रिश्तों की पेंच, सारी चीज़ों के बारे में पुलिस पता लगाती है। पुलिस को शुरुआत में बहुत ज़्यादा कंक्रीट कोई जानकारी या क्लू इस मामले में नहीं मिल पाती, लेकिन पुलिस जब इस मामले का टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करने की शुरुआत करती है तो वो भजनलाल और परिवार के बाकी लोगों के मोबाइल नंबरों को भी सर्विलांस पर लेती है और उसके सीडीआर भी निकालती है। सीडीआर निकालकर उसका एनालिसिस करना पुलिस शुरू करती है। इस क्रम में पुलिस का ध्यान एक बड़ी शॉकिंग चीज़ की तरफ जाता है। वो शॉकिंग चीज़ ये है कि भजनलाल की जो पत्नी है इंदिरा, उसका किसी आदमी से बहुत ज़्यादा बार हर रोज़ बातचीत होती है और घंटों घंटों वो बातचीत होती है। ये आदमी जो है वो ऑब्वियसली उसका पति भजनलाल नहीं है, भजनलाल के अलावा किसी और से बातचीत हो रही है। तो ये आदमी कौन हो सकता है? अब पुलिस गांव में ही भजनलाल की पत्नी के बारे में पता करती है। भजनलाल के परिवार वालों से भी पता किया जाता है, प्लस गांव में जो पुलिस के मुखबिर हैं उनसे भी पूछताछ होती है, पता किया जाता है। तो पता चलता है कि इंदिरा गांव के रहने वाले एक शख्स, एक आदमी जिसका नाम प्रभुदयाल है, जो मजदूरी करता है, उसके साथ वो इलिसिट रिलेशनशिप में है, अफेयर में है। 2 छोटे छोटे बच्चों की माँ है वो। इसके बावजूद वो प्रभुदयाल नाम के एक आदमी के साथ अफेयर में है। पुलिस और जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि भजनलाल जो कि इंदिरा का पति था, उसको भी इस अफेयर के बारे में जानकारी हो गई थी और वो लगातार इंदिरा को और प्रभुदयाल को इस तरह की हरकतों के लिए रोका टोका करता था। इसके बाद जिस तरह से भजनलाल गायब हुआ उससे पुलिस का शक जो है वो प्रभुदयाल और इंदिरा पर गहरा गया। अब पुलिस ने प्रभुदयाल की सीडीआर निकलवाई और ये चेक करना शुरू किया कि जिस दिन 13 जनवरी को भजनलाल गायब हुआ था उस दिन प्रभुदयाल की मूवमेंट कहाँ थी, क्या थी। तो पुलिस जब वो ट्रैक करती है तो पता चलता है कि प्रभुदयाल की मूवमेंट उस दिन उसी नहर के इर्द गिर्द, इंदिरा गांधी कैनाल के इर्द गिर्द थी और घड़साना से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर वो ट्रैवल करके 465 हेड जो इंदिरा गांधी कैनाल का एक जो मार्ग है वहाँ तक वो गया था और वहाँ से फिर वो वापस आया। मोबाइल फ़ोन की जो लोकेशन है वो इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही थी। ये इस बात का प्रमाण था कि जहाँ पर भजनलाल की मोटर बाइक नहर में पाई गई उस जगह पर जिस दिन भजनलाल गुम हुआ उस जगह पर प्रभुदयाल, जिस पर कत्ल का शक है, उसकी मौजूदगी थी। अब पुलिस ने देर नहीं की, पुलिस ने फौरन इंदिरा को और प्रभुदयाल इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। इनसे जब पूछताछ शुरू हुई तो इन्होंने कबूला कि हाँ वो दोनों एक दूसरे के रिलेशन में हैं और दोनों ने ये कबूल लिया कि उन्होंने ही मिलकर भजनलाल की हत्या करने की साजिश रची थी। इंदिरा का ये कहना था कि प्रभुदयाल से उसके रिलेशनशिप के बारे में जब भजनलाल उसके पति को जानकारी मिल गई तो भजनलाल न सिर्फ रोकने टोकने लगा बल्कि उसके साथ बहुत बदसलूकी और मारपीट भी किया करता था। 13 जनवरी को भी उसने अपनी पत्नी इंदिरा के साथ मारपीट की थी और इसी से गुस्सा कर इंदिरा ने प्रभुदयाल को ये सारी बातें बताई थी और प्रभुदयाल से कहा था कि वो किसी भी तरह हो सके भजनलाल की हत्या कर दे। प्लानिंग के तहत इंदिरा ने भजनलाल को बाज़ार भेजा था और जब वो बाज़ार से लौट रहा था भजनलाल तो रास्ते में गाँव के बाहर प्रभुदयाल ने एक 15 साल के लड़के जो कि नाबालिग है, 15 साल है तो नाबालिग होगा ही, उसके साथ उसने भजनलाल को बीच रास्ते में रोक लिया और रोकने के बाद इधर उधर की बातों में उलझाकर
पीछे से डंडे से भजनलाल के सिर पर उन्होंने बहुत ज़ोरदार प्रहार किया। भजनलाल दर्द से छटपटाता हुआ बाइक से नीचे गिर गया और इसके बाद दोनों ने मिलकर उसका गला घूंट दिया। गला घूंटने के बाद भजनलाल जो है वो ढीला पड़ गया, उसके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। और ये जो दो लोग हैं, प्रभुदयाल और वो माइनर लड़का जिन्होंने मिलकर भजनलाल की हत्या की, इन्होंने भजनलाल के शव को उसी की बाइक में बीच में रखा, यानी बैठे हुए हालत में उसको पकड़ लिया और पीछे वो माइनर बैठा और प्रभुदयाल जो है वो बाइक चलाता रहा। और ये घरसाना से नहर के किनारे किनारे तकरीबन 50 किलोमीटर तक उस बाइक को लेकर गए और वो गए 465 हेड तक। उस जगह पर जाकर उन्होंने बाइक भी नहर में फेंकी और अभी बाइक फेंकने से पहले जब वो भजनलाल की लाश को नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे, तब तक इत्तेफाक देखिए, एक कुदरत का खेल देखिए, भजनलाल को होश आ गया। लेकिन जिसका गला घूंटा जा चुका हो, जिसके सिर पर पहले ही डंडे से ज़ोरदार प्रहार किया गया हो और इतना भयानक प्रहार किया गया हो कि हमला करने वाले लोगों को लगे कि ये आदमी मर चुका है, उस आदमी को अगर होश आ भी जाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल किसी स्वस्थ आदमी की तरह तो हो नहीं सकता। तो होश उसे आया ज़रूर, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था, बेहोशी की हालत में ही था, होश उसको आने लगा था। ये देखकर प्रभुदयाल और वो माइनर ये दोनों घबरा गए। उनको लगा कि अरे ये तो जिंदा हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि नहर में या पानी में डालने के बाद ये जिंदा हो जाए, बच जाए। तो फिर इन्होंने भजनलाल को बाइक से नीचे उतारा और ईंट से उसके सर को बुरी तरह से कुचल दिया। यानी भजनलाल की एक तरह से देखा जाए तो उन्होंने दूसरी बार हत्या की। अपनी तरफ से तो एक बार हत्या कर ही चुके थे और उन्हें लग रहा था कि भजनलाल मर गया है, लेकिन भजनलाल की मौत नहीं हुई थी। दूसरी बार उसके सिर पर घातक प्रहार किया और जब वो कन्फर्म हो गए कि अब तो भजनलाल मर ही चुका है, तो फिर उन्होंने भजनलाल की लाश को नहर में डाला और साथ में उसकी बाइक को भी वहाँ पर फेंक दिया। इसके बाद वो वापस घर चले आए। इसके बाद उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट घर वालों ने दर्ज कराई और कैसे कैसे इस मामले की तफ्तीश हुई, कैसे कैसे वो पकड़ा गया, ये सारी कहानी आप जानते हैं। भजनलाल की लाश को नहर के पानी में डाले जाने के बाद वो लाश बहकर 270 किलोमीटर दूर नोखा चली गई थी। बाइक तो खैर जहाँ डाली गई बाइक वहीं मिल गई, लेकिन लाश बहती रही और उसी बहती हुई लाश ने आखिरकार जब वो नोखा में रिकवर हुई वो लाश, तो उससे पुलिस को इस मामले में एक क्लू मिला और ये पता चला कि भजनलाल की मौत हो गई है, उसकी हत्या कर दी गई है। फिर इस मामले की जांच शुरू हुई और तब पुलिस कातिलों तक पहुंची। तो ये एक ऐसा शॉकिंग मामला है जिसमें एक शख्स जिसे कातिल मरा हुआ समझकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे थे, वो बीच रास्ते में जिंदा हो गया। लेकिन इसके बाद कातिलों ने उसकी देखा जाए तो दोबारा हत्या की। टेक्निकली देखा जाए तो दोबारा हत्या नहीं है, हत्या तो एक ही बार हो सकती है, लेकिन उनकी नज़र में ये दूसरी हत्या थी क्योंकि पहली बार तो वो हत्या कर चुके थे। तो खैर, जिसकी जान जानी होती है उसकी जान चली जाती है, लेकिन जान लेने वालों को अफसोस नहीं होता। पुलिस वाले जो है उन्होंने इस मामले को सुलझा लिया और ये जो प्रभुदयाल है, प्रेमी और इंदिरा, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उस नाबालिग लड़के को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इंदिरा और प्रभुदयाल पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी लगाई है, यानी एक नाबालिग लड़के को इतने संगीन अपराध में शामिल करवाना, इससे उनका अपराध और भी संगीन हो जाता है और पुलिस को यकीन है कि इनको कड़ी सज़ा दिलाने में वो कामयाब होगी। तो ये थी आज की पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।